हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास सांगवान है। मैंने इस साल सिविल सेवा परीक्षा में 123वां स्थान प्राप्त किया है। ये मेरा तीसरा प्रयास था। इससे पहले मैंने पिछली बार मेंस लिखा था और दोनों ही अटेम्प्ट्स में मेरा जनरल स्टडीज़ का स्कोर काफ़ी अच्छा रहा, जिसकी बदौलत मेरा ये रैंक इस बार 123 आया है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हम लोग कैसे नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम GS1 के लिए नोट्स बना सकते हैं। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि किन पार्ट्स के GS1 के नोट्स नहीं बनाने की ज़रूरत है और हम उनको कैसे पढ़ सकते हैं। और उसके साथ हम रीडिंग लिस्ट भी डिस्कस करेंगे कि GS1 के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि GS1 के अंदर अगर ब्रॉडली देखें तो हिस्ट्री कवर होता है। हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री का डायमेंशन आता है सबसे पहले। तो हिस्ट्री के अंदर जो सबसे पार्ट पहले है वो वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो मॉडर्न इंडिया है। बेसिकली 1857 ऑनवर्ड्स। एंड नेक्स्ट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस टिल 1947। पोस्ट इंडिपेंडेंस इज देयर। उसके अलावा जो हिस्ट्री का जो एक और पार्ट है वो है हमारा आर्ट एंड कल्चर। जो सिलेबस का पार्ट है वो उसमें आर्ट एंशिएंट एंड मेडिवल नहीं है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है, बट दैट इज प्राइमरली फ्रॉम एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। बट द फोकस इज ऑन आर्ट एंड कल्चर, नॉट ऑन लाइक कौन किंगडम्स थे, कैसे क्या कमी थी, कि उस पर फोकस नहीं होता। ज़्यादा आर्ट और कल्चर के ऊपर फोकस रहेगा। हिस्ट्री में ब्रॉडली यही डायमेंशंस रहेंगी। और इसके अलावा नेक्स्ट जो पार्ट GS1 के अंदर है वो ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी के अंदर दो तीन तरह के क्वेश्चंस प्राइमरली आते हैं। सबसे पहले जो ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन है वो यूजुअली किसी नेचुरल फिनोमेना के ऊपर क्वेश्चन रहता है। जैसे कि साइक्लोन्स हो सकता है या एयर मास हो सकता है, सुनामीज है। तो यूजुअली ये क्वेश्चन नेचुरल फिनोमेना के ऊपर रहता है हर साल। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है बेसिकली वो लोकेशन फैक्टर्स के ऊपर होता है। लोकेशन फैक्टर्स में फिर से दो सब क्लासिफिकेशन है, या तो इंडस्ट्रियल लोकेशन होगा या रिसोर्सेस के ऊपर हो सकता है। और जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है वो एनवायरनमेंट रिलेटेड रहता है या फिर कोई करंट ओरिएंटेशन रहती है उसकी। एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं, एयर पोल्यूशन के ऊपर कुछ आ जाता है, या इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर कुछ आ रहा है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के ऊपर कुछ आ रहा है। तो एक करंट ओरिएंटेशन, एक करंट इशू से जो ज्योग्राफी के किसी एस्पेक्ट से रिलेटेड होगा, उस तरह से एक क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है GS1 का वो सोसाइटी है। सोसाइटी के लिए ऐसा हमें कोई बुक नहीं पढ़नी है, लेकिन सोसाइटी जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली करंट इश्यूज से ही पुल्ड आउट क्वेश्चंस होंगे। इनमें काफ़ी जो है इसका सोसाइटी का जो है ओवरलैप है विद GS2 के साथ। GS2 में हम लोग एनीवेज हम कवर करते हैं चीज़ें, जैसे कि GS2 में वुमेन से रिलेटेड इश्यूज होंगे, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, माइनॉरिटी सेक्शन से रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे, अर्बनाइजेशन एंड इट्स प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे। तो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाती हैं GS2 में। ग्लोबलाइजेशन एंड रिलेटेड इश्यूज, उसके इफेक्ट्स ऑन इंडियन सोसाइटी, दैट विल बी वन। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर सेपरेट टॉपिक्स एज वेल, लाइक कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, जो हमें थोड़ा सोसाइटी के लिए उन पार्ट्स को कवर करना होगा सेपरेटली अपने नोट्स के अंदर।
अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट नोट्स, हिस्ट्री के लिए हमें एज सच नोट्स की ज़रूरत नहीं होती बनाने की। कुछ पार्ट्स में बना सकते हैं, लाइक लेट्स से पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें नोट्स के लिए, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के हम नोट्स कुछ बना सकते हैं। उसका रीज़न है उसके पीछे क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं। इसके लिए बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग नोट्स, व्हाट इज essential is that we should always look for previous year questions before we start our preparation, before we start making our notes, before we do anything basically. Like we read syllabus, right? some syllabus पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से हमें जो पहले है हमें पहले एक बार syllabus को पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स को पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो अगर हम क्वेश्चंस देखें स्क्रीन पे, अगर हम देखें क्वेश्चंस को एक बार GS1 के, तो अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अगर क्वेश्चंस देखते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली बहुत ब्रॉड डायमेंशन से आते हैं। लाइक डीकोलोनाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑल कॉलोनीज में प्रेजेंट रहा है। इंडिया का भी डीकोलोनाइजेशन एक प्रोसेस था, अफ्रीका का डीकोलोनाइजेशन रहा है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था मलय पेनिनसुला का डीकोलोनाइजेशन। तो उस डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो हर जगह हर कॉलोनीज में रहे होंगे, राइट? Like they were left in a pauperized state, less number of educated people were there at the time of their independence, because obviously the social indicators like education and social well-being was not that good in times of colonial rulers. तो colonial rulers के टाइम पे काफ़ी ख़राब खस्ता हालत थी सोसाइटी की, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम रहे डीकोलोनाइजेशन के अंदर, तो वो यहाँ पे लिस्टेड आउट होंगे। तो मलय पेनिनसुला के अंदर भी वैसे ही कुछ डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस रहा होगा जो कि हम लिख सकते हैं। उसके अलावा स्कोर्च्ड अर्थ पॉलिसी था मलय पेनिनसुला में जो काफ़ी पॉपुलर था। इसके अलावा जो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हमें जो कवर करने हैं, एसेंशियली हम डायमेंशंस देखेंगे, तो वो है एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे है, राइट? उससे पहले है कि टू व्हाट एक्सटेंट कैन जर्मनी बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 वर्ल्ड वॉर्स। तो वर्ल्ड वॉर्स के लिए क्वेश्चन है कि जर्मनी किस हद तक दोनों वर्ल्ड वॉर्स के लिए जिम्मेदार था। उससे पहले सुएज क्राइसिस पे क्वेश्चन आया है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लेनिन पे क्वेश्चन आया है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस पे 2 बार क्वेश्चन आया है। अफ्रीका की कॉलोनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है, अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर आया है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन पे क्वेश्चन आया है। तो अगर हम मोस्टली देखें वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो कोई भी बहुत एक छोटा सा इवेंट नहीं आया, एक ब्रॉड इवेंट लाइक अमेरिकन रेवोल्यूशन, डीकोलोनाइजेशन और कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका और वर्ल्ड वॉर्स और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम एक ओरिएंटेशन रख सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कि हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट थीम्स या इवेंट्स को ही कवर करें। इसके लिए ज़रूरी रहेगा कि हम इंपॉर्टेंट थीम्स और इवेंट्स को ही कवर करें, मतलब हर चीज़ जो है वो कवर करने की ज़रूरत नहीं होगी उसके लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इसलिए एसेंशियल है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बुक्स भी ना पढ़ें। अगर हम लास्ट ईयर भी देखें तो सिर्फ एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से आया है, 2016 में देखें तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया है, तो उतना आउटपुट नहीं मिलेगा आपको जितना आप एफर्ट डाल रहे होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। तो इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ज़रूरी नहीं, कोई भी किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा सकते हो आप, ब्रीफ नोट्स, उसमें से अपने सक्सेंट नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो पेपर पे, क्योंकि कुछ डायनामिक प्रोसेस है नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें अपडेट करना है तो इसलिए एवरनोट पे नोट्स बनाएं या वननोट पे नोट्स बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पेपर पे नोट्स बना सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री के स्मॉल इवेंट्स के, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड यू कैन जस्ट रिवाइज, उस नोट्स को रिवाइज कर लो लास्ट पे एग्जाम में, तो उतने में हमारे आंसर्स सफिशेंटली बन जाते हैं। एक जो चीज़ कर सकते हैं हम वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए वो है कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो भी ज्योग्राफी की डिस्कस हो रही है, लाइक मलय पेनिनसुला है तो मलय पेनिनसुला ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ पे मैप के अंदर। लाइक ये मलेशिया वाला पार्ट हो गया, ये इंडोनेशिया वाला पार्ट हो गया, राइट? ऐसे इंडोनेशिया, तो मलय पेनिनसुला हम लोग डिस्कस कर सकते हैं मैप बना के। सेम गोज विद अफ्रीका एज वेल, लाइक अफ्रीका का डीकोलोनाइजेशन था तो अफ्रीका का डीकोलोनाइजेशन में हम लोग अफ्रीका का मैप बना सकते हैं, राइट? ऐसे रफ मैप, दे जस्ट नीड अ रफ मैप, और उसमें कंट्रीज कुछ मार्क कर सकते हैं कि ये कंट्रीज था, तो यहाँ पे जो है जस्ट नेम द कंट्रीज दैट्स इट, सो दैट दे अंडरस्टैंड ओके कौन सा पार्ट जो था वेस्ट अफ्रीका का था और यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन हो रहा था, राइट? और उसके बाद फिर आप नॉर्मल स्टेप्स डिस्कस कर सकते हो। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत डिटेल नोट्स की ज़रूरत नहीं है। ब्रीफ में अगर आप नोट्स बनाते हो तो सही है, पेपर पे, हार्ड पेपर पे नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया की,
हम बात करें मॉडर्न इंडिया की, तो मॉडर्न इंडिया में एसेंशली एक ही बुक पिक करने की ज़रूरत है। लाइक काफ़ी लोग स्पेक्ट्रम पिक करते हैं एंड इट्स अ गुड बुक, काफ़ी सही है। स्पेक्ट्रम जो है काफ़ी सक्सेंटली अच्छे से नोट्स, इसमें समरी नोट्स भी है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। एक ही रिसोर्स काफ़ी इसेंशियल है, काफ़ी पॉपुलर है बुक, उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत सारे नोट्स के पीछे ना भागें, बहुत सारे कोचिंग के नोट्स के ना भागें। कोई भी अगर कोचिंग का नोट्स ही पढ़ना है तो किसी एक कोचिंग के नोट्स उठाए और उन्हें बार बार पढ़ें, 8 बार, 10 बार, 12 बार, कोई भी, कुछ भी कम नहीं है, कितना ही पढ़ सकते हो उसको पढ़ो। और उसी में से मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप क्वेश्चंस भी देखना चाहो तो जो मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन जो पहले आए हैं उनमें से एक क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको लेके बताता हूँ। क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द मॉडरेट्स फेल टू कैरी कन्विक्शन विद द नेशन अबाउट देयर प्रोक्लेम्ड आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल गोल्स बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो क्वेश्चन सेज कि मॉडरेट्स किन चीज़ों में अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा को ले जाने में क्यों सक्षम नहीं हो पाए, वो क्यों फेल हो गए बीच में। तो आपको इसमें मॉडरेट्स की जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स थी उनको हाईलाइट करना है, आपको मॉडरेट्स के नेगेटिव्स को हाईलाइट करना है, और मॉडरेट्स के बाद एक्सट्रीमिस्ट का एक रोल रहा, उसके बाद गांधीयन फेज एक रोल रही। तो आपको तीनों पार्ट्स को इक्वली एम्फेसाइज करके आंसर में लिखना होगा, आंसर के अंदर। तो आप जो है एक पूरा फेज कवर करोगे इसके अंदर। लाइक एक फेज पे नहीं रुक जाओगे। एक फेज था जिसमें मॉडरेट्स का फेज था, उसके बाद मॉडरेट्स के फेज को एक्सट्रीमिस्ट आगे लेके गए, एक्सट्रीमिस्ट के फेज को आगे गांधीयन लेके गए, और गांधीयन के बाद ही फिर हमें यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल मिल गया। तो आप इस तरह से डायग्राम भी दिखा सकते हो उसमें अपने आंसर में, और आप शोइंग द रोल ऑफ ऑल दीज 3 फेजेस। तो इस तरह से आपको हर फेज कवर करना होगा, और इसके लिए भी आपको नोट्स की जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस के लिए भी। लाइक इफ यू लुक एट बाकी क्वेश्चंस के लिए अगर हम देखें, वुमेन क्वेश्चंस अरोज इन मॉडर्न इंडिया एज पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। सो द क्वेश्चन इज कि वुमेन के जो इश्यूज थे, सोशल इश्यूज थे या फिर उनके इकोनॉमिक इश्यूज थे 19th सेंचुरी में, वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जब स्टार्ट हुई तब वो काफ़ी रेज हुए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास जो स्पेक्ट्रम के अंदर जो एक चैप्टर है सोशल इश्यूज वाला, उसमें काफ़ी अच्छे से लिस्टेड हैं इवेंट्स, जहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रोल है, BM मालावारी का रोल है, DK कर्वे का रोल है, राइट। तो यू कैन लिस्ट ऑल दोज जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, विद्यासागर जी थे, राजा राम मोहन रॉय थे, जिन्होंने काफ़ी वुमेन रिफॉर्म्स के लिए एंटी सती, एंटी फिटिसाइड और वुमेन विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन के लिए काफ़ी एफर्ट्स डाले। तो वो सब पॉइंट्स इन सब आंसर्स में आएंगे, और इन सब को ही आगे कनेक्ट करना होगा। दो क्वेश्चन रिलेटेड है सिर्फ सोशल रिफॉर्म्स ऑफ वुमेन का, जो क्वेश्चन था वो रेज हुआ 19th सेंचुरी के अंदर, राइट, पार्ट ऑफ द 1850s के आसपास। लेकिन इसको वहाँ नहीं छोड़ना है, इस क्वेश्चन को हमें आगे लेके जाना है, हमें कवर करना है कि कैसे वुमेन बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट लेटर। बाद में ये जो वुमेन जब एम्पावर हो गई तो एक कैसे वुमेन ने जो है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर अपना रोल निभाया, और उन्होंने कैसे वो फोर फ्रंट पे आए और उन्होंने फ्रीडम अचीव करने में हमें सक्सेस दिलाया। तो इस तरीके से हमें जो है, जो कोई भी इशू है, क्वेश्चन है, उसको एक पूरा एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है, फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ। अगर फ्रीडम से रिलेटेड है तो वहाँ लेके जाना है, कोई भी क्वेश्चन को बीच में उस टॉपिक पे नहीं छोड़ना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिकली नोट्स की ज़रूरत नहीं है, इनको हम लोग अपने एक ही बुक जैसे स्पेक्ट्रम है वहाँ से कवर कर सकते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Okay, so the next thing is related to पोस्ट इंडिपेंडेंस। सो अगर हम क्वेश्चंस देखें पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी, मैं बार ही बोल रहा हूँ कि जब भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने नोट्स भी या इवन रीडिंग स्ट्रेटजी भी, लाइक GS1 में बहुत कुछ नोट्स की ज़रूरत नहीं है, अगर हैं भी तो स्टैटिक नोट्स बना सकते हैं अपना। तो नोट्स कर रहे हैं तो, लेकिन हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। तो इसमें देखें इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था, और तब से सिलेबस चेंज होने के बाद 2013 में ही सिर्फ क्वेश्चन आया था पोस्ट इंडिपेंडेंस के। 4 साल से पिछले एक भी क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस से नहीं आया है। तो ज़रूरी नहीं है UPSC पूछ सकता है क्वेश्चन, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए उस चीज़ के लिए। लेकिन यह है कि
4-5 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, 1 या 2 आ जाएगा। तो हम लोग टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है या पोस्ट इंडिपेंडेंस है। इनके लिए बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए एक एनसीईआरटी आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस का, एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स पेपर पे बना सकते हैं और वो सफिशिएंट होगा। एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट इवेंट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस के हम लिस्ट आउट कर सकते हैं, लाइक भूदान ग्रांडाम मूवमेंट्स। आई एम रीडिंग फ्रॉम पिछले साल के पेपर्स हैं, उनमें से देख के बता रहा हूँ। जय जवान जय किसान के ऊपर, स्लोगन के ऊपर क्वेश्चन था, फिर ताशकंद एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, फिर बांग्लादेश फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर 1971 के ऊपर क्वेश्चन था। तो इस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो भी पोस्ट इंडिपेंडेंस हुए हैं उनको हम लोग कवर कर सकते हैं, और एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से वो कवर्ड है, उनके चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए जो रीडिंग लिस्ट है, रिसोर्सेज है, वो सबसे पहले जो स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग वो है 11th का फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी है। इसके अलावा गवर्नमेंट का वेबसाइट है सीसीईआरटी का, उसका वेबसाइट पे जो नोट्स हैं वो जेरोक्स में मिल जाता है मार्केट में, तो ये पढ़ सकते हैं। 11th फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी एंड सीसीईआरटी काफ़ी सफिशेंट है ये चीज़, इनसे काफ़ी कवर हो सकता है आर्ट एंड कल्चर का। और एक और जो चीज़ इसके साथ कर सकते हैं जो कि एंशिएंट मेडिवल भी आपका कवर करेगा इन सम एस्पेक्ट, वो है 11th क्लास तमिलनाडु बोर्ड का जो है वो 11th क्लास तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी आता है, जिसमें एंशिएंट एंड मेडिवल दोनों कवर्ड है। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री बोथ आर कवर्ड इन दैट। ओके, सो इफ यू लुक एट आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट ईयर्स, लास्ट क्वेश्चन जो पिछले साल आया था वो एक था गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट के ऊपर, लाइक गुप्ता कॉइन आर्ट के ऊपर क्वेश्चन था। तो वो जो क्वेश्चन था वो 11th क्लास की एनसीईआरटी से तमिलनाडु एनसीईआरटी में कवर हो रहा था। अच्छे से आप उसको क्वेश्चन को कवर कर सकते थे कि गुप्तास का जो कॉइन थे वो किस तरीके से सुपीरियर थे बाद के किंगडम से। लाइक देवर, उनकी परफेक्ट मेटलर्जिकल स्किल्स थी, गोल्ड कॉइन्स थे उनके पास, परफेक्ट शेप में थे। कॉइन्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस थे एक साइड पे, दूसरी साइड पे फिगर्स थे, लाइक एक तरफ जो था समुद्रगुप्त प्लेइंग वीणा मेंशन्ड है बुक के अंदर, तो वो इंस्क्राइब्ड था। उस दूसरी तरफ इंस्क्रिप्शंस थे, कुछ जो किंगडम के इंस्ट्रक्शंस होते थे वो लिस्टेड थे। तो आप वो लिख सकते हो, आप चाहो तो कॉइन राउंड करके दिखा भी सकते हो, लाइक 2 साइड ऑफ द कॉइन आप दिखा सकते हो कि एक फ्रंट साइड पे यू कैन राइट, डोंट हैव टू ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बस लिख दो कि यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस थे, और इस तरफ जो था वो कुछ वीणा प्लेइंग था, वीणा के साथ प्ले कर रहे थे। तो इस तरह से कुछ था, बना सकते हो आप। तो इस तरह से जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, थोड़ा फोकस करना चाहिए, बिकॉज इससे मार्क्स रेज होते हैं। उसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर पे जो क्वेश्चन था वो लास्ट ईयर था अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट। मेन थीम ये थी क्वेश्चन की, आगे कुछ और भी था, वाइल डिपिक्टिंग फोक मोटिव्स एंड नैरेटिव्स सक्सेसफुली एक्सपाउंड बुद्धिस्ट आइडियल्स। तो कैसे बुद्धा की जो आर्ट थी, जो बुद्धिस्ट स्तूपास थे, वो कैसे फोक स्टोरीज उस टाइम की उनको कवर करते थे, और कैसे वो जो बुद्धा के जो आइडियल्स थे उनको कैसे एक्सपाउंड करते थे। लाइक आइडियल्स लाइक सत्य, बीइंग ट्रूथफुल, नॉट बीइंग वायलेंट, राइट। सो ऑल दोज आइडियल्स दे वर आल्सो एग्जिबिटेड। वो आइडियल्स भी जो बुद्धिस्ट स्तूपा की जो आर्ट थी उसके ऊपर थे। तो उस क्वेश्चन में भी आप स्तूपा बना सकते हो। स्तूपा बनाने के साथ साथ आप उस पर उसका जो गेट था, तोड़ना उसको बोलते हैं, तोड़ना पे भी कुछ इंस्क्रिप्शंस थे, कुछ जताका स्टोरीज थी, इंस्क्राइब्ड थी। तो आप वो स्टोरीज थे, उसके ऊपर बुद्धा के जो आइडियल्स माने जाते हैं, कुछ उनकी जो फिगर्स हैं, जैसे कि लोटस सिंबल है, एम्प्टी थ्रोन है, एलिफेंट है। तो आप वो सब लिस्ट आउट कर सकते हो कि ये सब उसके ऊपर लिस्टेड थे। और ये सब क्वेश्चंस ये सफिशिएंटली सीसीईआरटी के अंदर भी कवर्ड है, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी में भी कवर्ड है। तो ये सोर्सेज आर प्रीटी मच सफिशिएंट फॉर दैट थिंग। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इसलिए बहुत वाइड रीडिंग होती है इसकी, आर्ट एंड कल्चर की, और क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट हिट नहीं कर पाते, तो नोट्स नहीं रहेंगे उतना बनाना, क्योंकि नोट्स बनाना तब सही रहता है जब आपको पता है कि ये चीज़ आएगी और इस तरीके से इसको उनको मैं सक्सेंटली प्रिपेयर कर लूँ, उनको फिर बाद में याद करूँ। आर्ट एंड कल्चर ये सब इन टॉपिक्स के हिस्ट्री के लिए आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है चीज़ों की, एंड यू शुड बी एबल टू, आप कनेक्ट कर लो टॉपिक्स को उसके बाद कि कैसे मुझे डिफरेंट एस्पेक्ट, लाइक
बुद्धा स्तूपा को आपको कनेक्ट करना है, कंक्लूजन जब आप लिख रहे हो तो आप उसको कनेक्ट ओरिएंटेशन से कनेक्ट कर सकते हो कि कैसे आज भी हम बुद्धिस्ट जो आइडियल्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हैं, राइट। जो मौर्यन स्तंभ था उसमें भी बुल, एलिफेंट, टाइगर, राइनो है नीचे, राइट, और डियर हैं। और जो अपने आइडियल्स हैं हमारे, जो नॉन वायलेंस इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका बेसिस है, तो वो जो आइडियल्स हैं वो आज भी हम इनहेरिट कर रहे हैं इन वन वे और दी अदर वे। हमारी फिलॉसफी सोसाइटी की वही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो फिलॉसफी है। तो इस तरीके से अपने हिस्ट्री के आंसर को भी एक करंट ओरिएंटेशन देनी है, उससे मार्क्स थोड़ा बढ़ता है, बिकॉज वो थोड़ा डिफरेंट होगा बाकी की कॉपी से। और गलत तो है ही नहीं, इस जीएस में कुछ भी गलत नहीं है जब तक वो 70-80% विद इन दी बाउंड्री ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कृष्णदेव राय के ऊपर था, लाइक द किंग ऑफ विजयनगर। ही वॉज नॉट ओनली अकम्प्लिश्ड स्कॉलर हिमसेल्फ बट ऑल्सो पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। तो उसमें हम कृष्णदेव राय के की जो अचीवमेंट्स थी उनके बारे में हाईलाइट करना है। लाइक उन्होंने 2-3 बुक्स भी लिखी थी, और अष्टदिग्गजाज उनकी कोर्ट में थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा करना होगा। इस क्वेश्चन में भी हम थोड़ा डायग्राम बना सकते हैं, विजयनगर किंगडम की लोकेशन को मैप बना के शो कर सकते हैं, यहाँ पे उनकी कैपिटल को शो कर सकते हैं। और भी लर्निंग एंड लिटरेचर लिखा है, लर्निंग के अंदर हम और भी चीज़ें डाल सकते हैं, आर्किटेक्चर भी कुछ मेंशन कर सकते हैं, गोपुरम्स वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं। आंध्रा लिटरेचर भी काफ़ी प्रॉस्पर हुआ उस टाइम पे, उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं। और कृष्णदेव राय का टॉपिक जो है ये भी 11th क्लास तमिलनाडु एनसीईआरटी में कवर्ड है, तो वहाँ से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंशिएंट सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन पहले भी आया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर, हाउ इट हैज इम्पैक्टेड प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। तो ये सब टॉपिक्स भी इंडस वैली के भी तमिलनाडु एनसीईआरटी में भी हैं, और फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी में भी कवर्ड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर आर्ट कल्चर सही रहेगा, मतलब फिक्स रखो कि फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी पढ़ो, सीसीईआरटी ब्रीफली कर लूँ, 11th क्लास तमिलनाडु की एनसीईआरटी फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल। नो सीबीएसई एनसीईआरटी कुछ करने की जरूरत नहीं है अलग से, तमिलनाडु बोर्ड की 11th एनसीईआरटी एंशिएंट एंड मेडिवल करो, इट इज सफिशिएंट टू आंसर आर्ट एंड कल्चर मेंस के क्वेश्चन, आराम से आंसर हो जाते हैं उसमें। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ज्योग्राफी के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें। तो ज्योग्राफी के अंदर जो हमने डिस्कस किया, पहला जो क्वेश्चन टाइप है वो नेचुरल फिनोमेना पे रहता है यूजुअली। तो जैसे नेचुरल फिनोमेना क्या हो गए, जैसे साइक्लोन्स हो गए, ठीक है, या फिर एयर मास हो गया, ओशन करंट्स हो गया, राइट। नेचुरल फिनोमेना और कौन सा होगा, ओशन करंट्स है, या मॉनसून के ऊपर। तो इसमें इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी में। इस ज्योग्राफी के लिए आप नोट्स बना सकते हो, इसके लिए मैं आपको अपने नोट्स पे दिखाता हूँ यहाँ पे ज्योग्राफी, क्योंकि तो इसमें फिजिकल ज्योग्राफी के लिए अलग से नोट्स बनाए हैं मैंने यहाँ पे। तो इसे देख सकते हैं यहाँ पे जो है ज्योग्राफिकल फिनोमेनास कवर्ड हैं, और उनसे हमारे पास नोट्स होंगे तो उसके जो फिनोमेना का कॉज है, कैसे कोई भी लाइक लेट्स से अगर सुनामी है तो उसके कॉजेज़ क्या हैं, क्या कहाँ कहाँ ओरिजिन हो जाते हैं, क्या क्या नाम है उसके, वो सब आप इससे देख सकते हो। और मेजर्स क्या क्या हैं, लाइक सुनामी वार्निंग सेंटर्स हैं काफ़ी जगह, और भी इसके कुछ मेजरमेंट के तरीके भी हैं, लाइक कोस्टल टाइड गेजेस हैं, बायो सिस्टम्स हैं, ओशन बायो सिस्टम्स, और भी तरीके हैं, लाइक सेटेलाइट्स के थ्रू आप मेजर कर सकते हो, कम्युनिकेशन नेटवर्क, रेडियो टीवी के थ्रू आप फॉर्म ऑन कर सकते हो, और रीजन्स दिखा सकते हो कि कहाँ पे सुनामी एरियाज हैं। सेम गोज विद साइक्लोन्स एज वेल। साइक्लोन्स में भी आप साइक्लोन के बारे में बता सकते हो कि साइक्लोन होता क्या है, लाइक वायलेंट स्टॉर्म्स इन द सी, फीचर्स बता सकते हो कि कहाँ मिलते हैं, राइट। तो मोस्टली कहाँ, इंडिया में क्या इम्पैक्ट है, कितना परसेंटेज है उसका, साइक्लोन की फीचर है, उसकी फॉर्मेशन की क्या कंडीशंस हैं, उसका डायग्राम क्या है। तो एक जो चीज़ ध्यान रखनी है ना इसमें ये है कि ज्योग्राफी के अंदर जब भी नेचुरल फिनोमेना के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो हमें कोशिश करना है कि हम 2 डायग्राम्स बनाएं क्वेश्चन के अंदर।
एक डायग्राम हो सकता है कॉन्सेप्ट के ऊपर, लाइक अगर सुनामी है तो सुनामी के ऊपर बनाएंगे, या अगर क्वेश्चन आ रहा है आपका साइक्लोन्स के ऊपर क्वेश्चन है तो हम साइक्लोन का डायग्राम बना देंगे। साइक्लोन के अंदर जो वो डायग्राम होता है ना, जैसे बीच में आई होता है, स्पायरल होता है, और फिर ये एयर बैंड्स निकलते हैं उसमें से, राइट, ऐसे ही कुछ होता है डायग्राम। तो ऐसा हम डायग्राम बना सकते हैं। सबसाइडिंग एयर अंदर है तो कॉन्सेप्ट डायग्राम ही बना देंगे। दूसरा होगा एक मैप डायग्राम। मैप डायग्राम में होगा कि कौन से एरियाज है, जैसे अगर इंडिया दिखा रहे हैं तो इंडिया में दिखा दें कि भाई कोस्टल रीजन जो है ये इम्पैक्ट है। तो इससे क्या है ना, और कुछ नहीं है, विजिबिलिटी चेंज हो जाती है क्वेश्चन से। लाइक एक में कॉन्सेप्ट डायग्राम बनाया हमने और नीचे जो है मैप डायग्राम बना दिया, तो उससे काफ़ी विजिबिलिटी इंप्रूव रहती है क्वेश्चन के अंदर। आप कंटेंट भी लिख सकते हो, आपका स्पेस ऑक्यूपाई होता है शीट का, और इजी टू अंडरस्टैंड है। टीचर को डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उस समझ में आ जाएगा कि उस बंदे को पता है कहाँ पे इफेक्ट होता है और कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, तो वो सफिशिएंट होता है। तो इसलिए जो है नेचुरल फिनोमेना क्वेश्चन में 2 डायग्राम कोशिश करें कि हम बनाएं दोनों में। नेक्स्ट इज लोकेशन फैक्टर्स। नेक्स्ट है लोकेशन फैक्टर्स। तो लोकेशन फैक्टर्स हम देखें तो जो टाइप ऑफ लोकेशन फैक्टर्स में क्वेश्चन आए हैं, अगर लास्ट ईयर का हम ऑब्जर्व करें तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज के ऊपर क्वेश्चन है दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ के पास ही हो, वो कहीं पे और भी हो सकते हैं। तो हम इसमें भी ऑब्वियसली हम फैक्टर्स बताएंगे कि क्यों पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि क्रूड ऑयल एरियाज़ के पास ही हो। जैसे क्रूड ऑयल कहाँ मिलेगा, बॉम्बे हाई की तरफ मिलता है, या फिर इस तरफ नाहरकटिया असम की तरफ, डिगबोई की तरफ मिलता है। और रिफाइनरीज जो फार ऑफ भी है, लाइक पानीपत रिफाइनरी दूर है, मथुरा रिफाइनरी दूर है ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया से, बरौनी रिफाइनरी दूर है। तो रिफाइनरीज जो ज़रूरी नहीं कि वो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ के पास ही हों। तो इस केस में भी हम लोग, जैसे अगर पेट्रोलियम लोकेशन फैक्टर्स के अंदर भी क्वेश्चन आया है तो हम पेट्रोलियम के लिए क्या है, हम पाइपलाइंस भी दिखा सकते हैं, मैप इंडिया का बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे बना के मैप इंडिया का और दिखा सकते हैं कि जो है कहाँ पे, जैसे कि यहाँ बॉम्बे हाई है, यहाँ पे पेट्रोल है। हम जो पेट्रोलियम लाइंस हैं वो दिखा सकते हैं कि कहाँ से है, नॉर्थ ईस्ट में भी लाइन है, ऐसी लोकेशन है, डिगबोई वगैरह है, वहाँ पेट्रोल है। और इंडस्ट्री रिफाइनरीज का है, पानीपत में है, मथुरा में है, बरौनी में है, तो वो दिखा सकते हैं। तो इससे क्या है, थोड़ा प्रेजेंटेशन इंप्रूव होता है कॉपी का। और उसके बाद उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो तो लिखने ही हैं। तो लोकेशन के लिए भी एक्चुअली हम कर सकते हैं, कोचिंग के भी मटेरियल अवेलेबल होता है। तो जो भी पॉपुलर रिसोर्सेज हैं उनके हम फैक्टर्स देख सकते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं लोकेशन के, इंडस्ट्रीज़ के। एनसीईआरटीज़ में भी कवर्ड है, 10th और 12th के एनसीईआरटीज़ में कवर्ड है ज्योग्राफी के, थोड़ा बेसिक। उसके साथ हम सप्लीमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन रिसोर्सेज से और अपने सक्सेंट नोट्स बना सकते हैं रिसोर्सेज के लिए। लाइक आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ मिल रहा है, पहले क्वेश्चन आया हुआ है। टी प्लांटेशन क्यों इस रीजन में होता है, वो एक क्वेश्चन है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज के, सो दिस वाज रिगार्डिंग रिसोर्सेज के लिए था। अब इंडस्ट्रीज़ के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है इसी तरीके से कि स्टील इंडस्ट्री यहाँ क्यों है। और रिसोर्सेज में भी और नेचुरल रिसोर्सेज में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज के अंदर जो है वो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, या क्वेश्चन ओशन रिसोर्सेज के ऊपर आ सकता है। तो ओशन रिसोर्सेज में, इन क्वेश्चंस में काफ़ी करंट ओरिएंटेशन भी आ जाती है कई बार, लाइक पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स पीएमएस मिलता है क्वेश्चंस में, राइट। और ऑयल तो है ही, राइट। और फिशरीज भी है। इस तरीके से हम लिस्ट आउट कर सकते हैं ओशंस के रिसोर्सेज जो हैं वो। ये काफ़ी व्हेन यू रीड अ लॉट, जीएस काफ़ी प्रिपेयर कर रहे हो तो वैसे भी काफ़ी एक्सटेंसिव सोचने लग जाते हो, तो ओशन के रिसोर्सेज के बारे में आप अच्छे से सोच सकते हो। और ओवर द टाइम जब पेपर रीड करो तो ये चीज़ें पता लगती रहती हैं आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं ओशन में भी, तो आप वो लिस्ट आउट कर सकते हो वहाँ पे। स्पेशली नोट्स हाँ चाहो तो बना सकते हो उसके लिए भी, लोकेशन फैक्टर इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज के लिए भी कोचिंग मटेरियल्स भी उठा सकते हो, वहाँ से सक्सीन नोट्स बना लो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के ही। ऐसा नहीं कि सब रिसोर्सेज के नोट्स बना डाले, उसके नहीं, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज समझो जो भी न्यूज़ में चल रहा है। ओशन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ब्लू इकोनॉमी है, काफ़ी न्यूज़ में चलता रहता है, इसलिए ओशन के ऊपर क्वेश्चन आना बनता है। वाटर स्कैरसिटी रहती है, इसलिए क्वेश्चन आना बनता है फ्रेश वाटर के ऊपर, लोकेशन के ऊपर। तो बड़े ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आते हैं कि क्यों क्वेश्चन का आना एक रीज़न होता है, पीछे उसके बैकग्राउंड है कि क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उन्हीं के लोकेशन फैक्टर्स पे थोड़ा फोकस रखें। शेल गैस एग्जांपल है, शेल गैस के बारे में सोच सकते हैं कि क्यों फैक्टर्स है, कहाँ मिलता है, क्या प्रोसेस है।
तो इस तरीके से जो है हमें हॉट टॉपिक्स के ही लोकेशन फैक्टर्स को कवर करना होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली करंट ओरिएंटेशन पे रहते हैं या फिर उनका एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ होता है। जैसे कि पहले जो क्वेश्चन आया है वो लास्ट ईयर एक एयर पोल्यूशन के ऊपर भी आया है कि क्यों रेस्ट्रिक्टेड है दिल्ली और गंगा बेल्ट के ऊपर क्यों रेस्ट्रिक्टेड है, वो एक क्वेश्चन रहा है। या फिर उसके अलावा जो क्वेश्चन रहा है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन रहा है। उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो सिटीज़ के ऊपर फ्लड का अर्बन फ्लड्स के ऊपर क्वेश्चन रहा है। तो काफ़ी करंट ओरिएंटेशन रही है तीसरे टाइप के जो ज्योग्राफी क्वेश्चन हैं। मुंबई दिल्ली कोलकाता के ऊपर था एयर पोल्यूशन के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन। उससे पहले सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर भी था कि सोशल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं अर्बनाइजेशन के लिए। तो ज्योग्राफी से जो है काफ़ी इस तरह से थोड़े डायनामिक क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके काफ़ी GS2 के साथ ही इसकी भी लिंकेज होगी। या IT हब्स हैं वो किस रीजन में ग्रो कर रहे हैं। ट्राई मेकिंग डायग्राम्स शो रीजंस वाई IT हब्स आर कन्फाइंड इनटू स्पेसिफिक प्लेसेस। क्यों नोएडा में है, गुड़गांव में है, हैदराबाद में है, रीज़न भी शो करना होगा कि किस लिए मेट्रोज हैं ये सिटीज़, इसलिए यहाँ पे IT इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोकेटेड है। तो वो सब चीज़ें पॉइंट सपोर्ट करने होंगे, डायग्राम्स भी दिखाओ साथ में। तो एनवायरनमेंट या करंट ओरिएंटेशन पे एक तीसरा टाइप का ज्योग्राफी क्वेश्चन रहेंगे। इनके लिए भी स्पेसिफिक नोट्स की ज़रूरत नहीं है, GS2 के जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें से ये हेल्पफुल रहेगा करना। इसके अलावा जो नेक्स्ट थर्ड आइटम है वो सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो सोसाइटी में जो टॉपिक्स कवर हैं वो काफ़ी सिलेबस अगर हम देखें तो काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं ओवरलैप कर रहे होंगे ऑलरेडी। लाइक सोसाइटी है, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी ऑन डिफरेंट सेक्शंस, देन सोशल एम्पावरमेंट इज़ देयर, देन कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म इज़ देयर। तो ये सब टॉपिक्स हैं, इनके लिए भी ऐसे नोट्स मैंने तो अपने ब्रीफ नोट्स बना लिए थे कुछ टॉपिक्स पे, जैसे कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म पे, या फिर रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ कमेंट नोट्स बना सकते हो। और कुछ जो स्पेसिफिक जो चीज़ें करनी होंगी जो यहाँ स्पेसिफिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सोसाइटी के अंदर जो अपार्ट फ्रॉम ओवरलैप विद GS2 है, अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा जो है वो है जैसे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। किस पे? वुमेन के ऊपर, रूरल पॉपुलेशन के ऊपर, चाइल्ड के ऊपर, ओल्ड एज के ऊपर, पैट्रियार्की को कैसे डिमोलिश किया इसने, तो कैसे ब्रेक कर रहा है ये। तो इस तरीके से जो है हमें हर एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। या मिडिल क्लास के ऊपर भी कैसे कर रहा है, हर एस्पेक्ट को जो है ना हमें ओपन करना होगा। इस तरीके से हम इसके नोट्स बना सकते हैं सोच के, और कुछ ऑनलाइन पोर्टल से पढ़ के, और अपने सक्सेस नोट बना देते हैं कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहे हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहे हैं, और व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। उसके लिए कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं तो वो लिस्ट आउट हमें इसके लिए करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और जो पार्ट जो 2-3 में नहीं कवर होगा वो होगा। इसके अलावा जो हमें कवर करना है कम्युनलिज्म है, उसके ऊपर हमें थोड़ा इश्यूज अपने नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए अलग से। या रीजनलिज्म है, राइट। तो रीजनलिज्म भी काफ़ी ओवरलैप हो जाएगा 2-3 के लिए। इसमें हम कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि इशू ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो हम उसके हम नोट्स बना सकते हैं ब्रीफ। या लिंग्विस्टिक क्रिएशन ऑफ स्टेट्स है, या इवन राइजिंग डिमांड जो रिजर्वेशन की भी होती हैं, जैसे कि सन्स ऑफ सॉइल वाली पॉलिसी जैसे है, उस तरह से रीजनलिज्म क्यों ग्रो कर रहा है, वो रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं उस रीजन में, जॉब्स आर सिर्फ हमारे रीजन के लोगों के लिए, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग कवर कर सकते हैं। इसमें जो इफेक्टिव होगा GS2 में, जिसकी तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है कि हमें GS2 के अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ कमेटीज़ को रिकमेंड करें। कुछ नाम है अगर कोई है तो, मान लो अगर SC/ST पे कुछ क्वेश्चन है तो हमें कोशिश करना चाहिए, या फिर मुस्लिम्स के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो सच्चार कमेटी का नाम लिख दो आप, उसकी 1-2 रिकमेंडेशन कुछ थी, राइट। ऐसे ही रंगानाथ मिश्रा कमीशन है, नानावती कमेटी है, तो वी कैन मेंशन दोज। उसके अलावा आप लीगल प्रोविजंस भी मेंशन कर सकते हो, राइट। अगर लेट्स से अगर चाइल्ड के ऊपर कुछ है, चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर है, या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, तो आप उसको भी उसके आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो आप मेंशन कर सकते हो, उस एस्पेक्ट से वो कवर हो जाएगा।
तो काफ़ी जो इसकी जो सोसाइटी की जो प्रिपरेशन है वो मच गोज़ विद आपके GS2 के प्रिपेयर नोट्स के साथ। अगर हम GS2 के अंदर यहाँ पे गवर्नेंस सोशल जस्टिस देखें तो उसमें चाइल्ड सेक्शन जैसे ये है, उसमें बेसिक आपके पास डेटा फैक्ट्स रख सकते हो। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इतना अंडरवेट है, इतने स्टंटिंग है, इतने वेस्ट है, चाइल्ड लेबर 43 लाख है, राइट। कुछ डेटा है जो शीट में जैसे मैंने लिस्ट कर रखा है यहाँ पे। NCRB के अकॉर्डिंग प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अकॉर्डिंग कन्विक्शन रेट सिर्फ 1% है। गवर्नमेंट ने और भी इनिशिएटिव्स भी किए हैं, ऑपरेशन निर्भीक लेके आई है गवर्नमेंट, राइट। तो और भी कई सारे कन्वेंशन जो साइन करी हैं, तो अगर नोट्स में लिस्ट आउट करोगे तो ईजी हो जाएगा आपको रिप्रोड्यूस करना एग्जाम के अंदर जब आप अपने पॉइंट्स को सपोर्ट कर रहे हो सोसाइटी के। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लिस्ट कर सकते हो, आर्टिकल 14, 15, 21, 23, 24 लिस्टेड है एक जगह पे कि चाइल्ड से रिलेटेड कौन कौन से सेफगार्ड्स हैं, आप उनको फिर अपने लिस्ट कर सकते हो। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उसको मेंशन कर सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उज्ज्वला है, ICDS है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है, UNCOC की कन्वेंशन है, उसको साइन UNCRC सॉरी कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, उसको गवर्नमेंट ने साइन सिग्नेटरी है उसका इंडिया, उसको आप कर सकते हो। रिसेंट जो एक बिल लेके आ रहे हैं टू एनहांस द पनिशमेंट फॉर उन लोगों के लिए जो इन्वॉल्व इन चाइल्ड रेप ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 12, तो वो सब रिसेंट स्टेप्स इनिशिएटिव्स टू कर्ब दैट वायलेंस वो लिस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। सेम गोज विद वुमेन एल्डरली सेक्शन। तो GS2 के नोट्स काफ़ी यूज़ होंगे सोसाइटी के अंदर। सो दैट्स अबाउट GS1। GS1 में और कुछ स्पेसिफिकली डिटेल्ड ऐसे नोट्स की ज़रूरत नहीं है। GS सोसाइटी काफ़ी हेल्प करेगा वहाँ पे। बाकी स्टैटिक बुक्स है। दी एसेंस बेसिकली इन GS1 इज़ दैट हमें एक ही रिसोर्स पे स्टिक करना है। हमें बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं पढ़ने हैं, हर चीज़ के लिए एक ही रिसोर्सेज पढ़ने हैं। हिस्ट्री के लिए एक बुक पढ़नी है, ज्योग्राफी अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें NCERTs 11th की NCERTs एसेंशली 12th की NCERT भी कर सकते हैं। साथ में GC लियोंग सेलेक्टिवली कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हम बात कर ही चुके हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए NCERTs आती हैं वो पढ़ सकते हैं। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए 11th का NCERT आता है वो पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए वी हैव टॉक्ड ऑलरेडी, हम लिस्ट कर चुके हैं क्या क्या पढ़ना है। तो GS के लिए दैट्स अबाउट इट। नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट GS4।